Hello students, welcome back to my channel English Explainer. In this video, I will be explaining To Margaret continued poem. This poem was published in 1852 and ये जो poem है it is sequel of Isolation to Margaret. Isolation to Margaret जो poem है वो भी मैथ्यू आर्नल्ड की ही है, उसी का sequel To Margaret continued है. बात करें अगर आइसोलेशन टू मार्गरेट की तो वहाँ पर जो आर्नल्ड है वो अपनी बिलवेड यानी कि मार्गरेट की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनका जो लव है मार्गरेट के लिए वो वन साइडेड ही रह गया और वो एट द एंड ऑफ द पोम अपनी लोनलीनेस की बात करते हैं कि कैसा उनका जो हार्ट है बहुत ही लोनली फील करता है और उनकी जो बिलवेड है वो उतना ही इक्वली प्यार नहीं करती उनसे और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे अपने लव में। तो जब वो आइसोलेशन टू मार्गरेट पोम ख़त्म होती है उसकी एंडिंग में पॉइंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, आइसोलेशन और पावरलेसनेस ऑफ थॉट इस तरह की थीम को काफ़ी फोकस करते हैं। और जब हम बात करते हैं टू मार्गरेट कंटिन्यूड की तो इस पोम में भी जो पोइट हैं वो एक्चुअली मार्गरेट की तो बात नहीं करते हैं इस पोम में, उसका डिस्क्रिप्शन तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। शी डज़ नॉट अपीयर एट ऑल इन दिस पोम बट the theme of loneliness, the universal frustration of losing contact between men and men, तो इस तरह की जो थीम होती है वो इस पोम में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस पोम में हमें पोइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि वो ये बताते हैं कि कैसे लोनलीनेस जो है उसने ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सेपरेट कर दिया है। नाउ लेट अस बिगिन विद द पोम। यस, इन द सी ऑफ लाइफ एनिसल्ड, यहाँ पर मैंने मीनिंग में लिखा हुआ है एनिसल्ड का मतलब होता है एवरी इंडिविजुअल इज लाइक एन आइलैंड विद echoing straits between us thrown, dotting the shoreless watery wild, we mortal millions live alone. The islands feel the enclasping flow, and then their endless bounds they know. In these lines poet is talking or he is giving assurance, जैसे कि हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाते हैं उसी वे में वो कह रहे हैं कि यस, ये जो वर्ल्ड है इट इज़ लाइक एन ओशियन जिसमें हर ह्यूमन बीइंग एक आइलैंड है, क्योंकि जो जितने भी आइलैंड्स होते हैं दे आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो वही पोइट यहाँ कह रहे हैं कि सारे आइलैंड्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। एकोइंग स्ट्रेट्स का मतलब है एवरी आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। डॉटिंग द शोरलेस वाटरी वाइल्ड, इसका मतलब ये है एवरी आइलैंड लुक्स लाइक डॉट इन ओशियन, तो इतने बड़े से ओशियन में जो आइलैंड्स होते हैं वो एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। और वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस पोम की। इस लाइन में पोइट ये कह रहे हैं कि जो मॉर्टल बींग्स होती हैं वो एक लोनली लाइफ स्पेंड करती हैं। किस तरीके से लोनली लाइफ, इसका कंपेयर किया आइलैंड से। जिस तरह से इतने बड़े ओशन में एक आइलैंड लोनली होता है, वो लोनली फील करता है, उसके पास का जो आइलैंड है वो उससे काफ़ी दूरी पर होता है। सिमिलरली जो मॉर्टल बींग्स होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स होती हैं, दे ऑल्सो लिव अ लोनली लाइफ। आइलैंड्स जो हैं वो फ्लो फील करते हैं उनके सराउंडिंग। किस तरह का फ्लो, जैसे कि वाटर का फ्लो जो ओशन में होता है। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनका जो ओशन है वो बाउंडलेस है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जिसमें वो रहते हैं। सो ऑल्सो इसी वे में ह्यूमन बींग्स जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। ऐसा क्यों है, उन्हें ऐसा लगता है दे हैव देयर फेलो बींग्स अराउंड देम, उन्हें ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई ना कोई है। बट जो वास्टनेस है यानी कि एंडलेस बाउंड्स दे नो, बट जो ओशियंस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है जिससे वो जो लोनलीनेस है उसको और ही ज़्यादा कॉन्शियस कर देते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन्स, बट when the moon their hollows lights and they are swept by bumps of spring, and in their glens on starry nights the nightingales divinely sing, and lovely notes from shore to shore across the sounds and channels pour. तो यहाँ पर पॉइंट बात करते हैं कि जब मून स्प्रेड करता है अपनी लाइट को स्काई में तो ये इल्यूमिनेट कर देता है यानी कि हटा देता है सारे हॉलोज यानी कि खाली केव्स को, गुफाओं को जो आइलैंड में होती हैं, वो सब स्वेप्ट अवे हो जाती हैं। स्वीट फ्रेगनेंस जो है वो आती है स्प्रिंग सीजन की,
स्टारी नाइट्स दिखाई देती हैं, वैलीज जो हैं वो एको करती हैं, डिलाइटफुल नोट्स आते हैं सॉन्ग्स के जो नाइटेंगल सिंग करती है। तो इस तरह का जो भी नेचुरल डिस्क्रिप्शन दिया है इधर, और जो भी लवली नोट्स होते हैं जो एक शोर से दूसरे शोर तक पूरे ऑल ओवर आइलैंड्स पर दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें दीज ऑल दीज थिंग्स कैन बी हर्ड they can be heard across the sounds of the flowing waters. Oh, then a longing like despair is to their farthest caverns sent, for surely once they feel we were parts of a single continent. Now round us spreads the watery plain. Oh, might our marges meet again? तो यहाँ पर पोइट आगे बताते हैं कि जब आइलैंड है वो बड़ा ही डिलाइटेड फील करते हैं जब वो नाइटेंगल का सॉन्ग सुनते हैं। ऊपर का जो भी नेचर का डिस्क्रिप्शन था, जैसे कि फ्रेगनेंस ऑफ स्प्रिंग, मून की लाइट, ये सारी चीज़ें जब आइलैंड फील करते हैं वो बड़ा ही डिलाइटेड फील करते हैं, और उनके अंदर ना एक लॉन्गिंग हो जाती है कि वो दूसरे आइलैंड से भी मिले जब वो ये सारी चीज़ों को फील करते हैं। अब ये जो लॉन्गिंग होती है ये डिस्पेयर यानी कि सैडनेस से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है, और ये जितनी भी हॉलो केवर्न्स और केव्स की बात की गई थी आइलैंड में वो भी फील करती हैं। अब जो आइलैंड्स हैं वो ऐसा फील करते हैं कि वो एक टाइम पे एक सिंगल कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे, एक टाइम पे ऐसा आइलैंड्स का फील करना था। अब वो जानते हैं कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और वो क्यों सेपरेटेड है, क्योंकि उनके बीच में जो फ्लो है वो वाटर का है, यानी कि उनके बीच में अब जो सी है वो फ्लो करती है। तो वो विश करते हैं कि दे कुड मीट अगेन। Who ordered that their longing fire should be as soon as kindled cooled? Who renders vain their deep desire? A god their severance ruled, and unplumbered salt estranging sea. तो in these last lines the poet is saying कि ये सारी चीज़ें करता कौन है, हु इज़ द मेकर ऑफ दीज थिंग्स, ये कौन ऑर्डर करता है कि डिज़ायर जो है वो कूल डाउन होनी चाहिए, और जो फायर ऑफ लव है इसका क्या मीन्स, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, या कौन रेंडर करता है, यानी कि कौन इसका कॉज है कि जो भी लोगों की डीप डिज़ायर है उनकी जो वेन है वो फ्रूटलेस में चली जाती है, मीन्स उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। तो पॉइंट खुद ही आंसर करते कि शायद परहैप्स इन सब चीज़ों की जो आंसर है वो गॉड है, मीन्स गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोलेटिंग वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम दी अदर्स। तो उनका यही मानना है कि जो गॉड है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वही नेचर मेकर है, वही ह्यूमन बीइंग नेचर है मेकर है, तो ये वही है जो रिस्पॉन्सिबल है। Every human being is separated from the other, just as every island is separated from the other by the waters of the sea. And that is why यहाँ पे estranging sea लिखा हुआ है। यहाँ पर जो estranging sea है इसका मतलब ही यही है कि जो वाटर है आपका, ये इतनी बड़ी सी है और ये सेपरेट है फ्रॉम वन अनदर। तो जितने भी आइलैंड्स हैं दे आर सेपरेटेड लाइक ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली पोएट का जो आइडिया है इस पूरी पोम को लिखने का, आइसोलेशन को इतना महत्व देने का, उनका ये है कि आर्नल्ड बिलीव करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ आइसोलेशन फील करती है, जिसकी वजह से वो ना डीप मेलंकली की स्टेज में चले जाते हैं। जो मेन है वो ये सबकी यूनिवर्सल लाइफ है, सभी ऐसा फील करते हैं और सबको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर सेग्रीगेटेड। बट तो पॉइंट का यही मानना है कि जो यूनिटी है वो वैनिश हो चुकी है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, जिस तरह से आइलैंड को ऐसा लगता है कि वो एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, लेकिन अब वो सेपरेटेड हो गए। सिमिलरली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको भी ऐसे ही लगता है कि एक सर्टेन टाइम पे हम सब लोगों के बीच में बहुत सारी यूनिटी थी, लेकिन आज की बात करें तो देयर इज़ नो यूनिटी, कोई यूनिटी नहीं है लोगों में। और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं अब लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, कि कोई उनके पास आ जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम। थैंक यू।